स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 19th और 20th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन की नई लहर ने देशों के फॉरेन रिलेशंस में भी न्यू रिवॉल्यूशन लाया था। डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस ने इंटरडिपेंडेंस और कोऑपरेशन के साथ न केवल अपनी कंट्री के लिए बल्कि पूरे विश्व को डेवलप करने के लिए एक साथ चलने का लक्ष्य बनाया था। और तभी से हम अलग अलग प्रकार के ट्रेड रिलेशन, मिलिट्री रिलेशंस इत्यादि को देशों या उससे अधिक के बीच में फॉर्म होते हुए देख सकते हैं। डेवलपिंग नेशंस को इन रिलेशन से न्यू टेक्नोलॉजीज और एक्सपोजर मिलता है, वहीं डेवलप्ड नेशंस न्यू मार्केट्स और वर्कफोर्स का लाभ उठा पाते हैं। इतना ही नहीं, इन रिलेशंस को सच्ची दोस्ती और परिवार जैसा रुतबा भी देने से लीडर्स नहीं कतराते। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि जब तक एक देश का फायदा होता है, केवल तब तक वो पार्टनर कंट्रीज और उसके इश्यूज में इन्वेस्टेड रहता है। इसका सबूत हमें रशिया यूक्रेन वॉर में देखने को मिलता है, जहां बड़ी बड़ी बातें करने वाले डेवलप्ड नेशंस भी यूक्रेन की ज्यादा मदद करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा ही दृश्य हमें दिवालिया हुए श्रीलंका में भी देखने को मिला। नहीं, वहां कोई जंग तो नहीं रही, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहली बार श्रीलंका एक ऐसी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है जहां उसके फॉरेन रिजर्व्स कम होने के कारण उसके पास डेट रीपे करने तक के पैसे नहीं है। उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब उसने अपने सो कॉल्ड फ्रेंड चाइना से मदद मांगी तो चाइना भी केवल सहानुभूति का सहारा लेते हुए अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हुए नजर आया। क्या चाइना के इस रवैये के लिए श्रीलंका जिम्मेदार है? क्या वाकई चाइना जेन्युइन रीजंस के कारण श्रीलंका की मदद नहीं कर पा रहा है, या अपना कोई फायदा ना नजर आने के कारण चाइना पीछे हट रहा है? दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं सवालों पे आपके साथ चर्चा करेंगे और चाइना श्रीलंका के रिलेशंस को समझते हुए इस मुद्दे पे फोकस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस सेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे जुड़ा एक सवाल वीडियो के अंत में आपसे पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना होगा। पर अभी के लिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। दोस्तों, स्टडी IQ के फुली लाइव प्री प्लस मेंस बैच में लास्ट की कुछ सीट्स बची हुई हैं। इस बैच के इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे कि मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 1-to-1 मेंटरशिप और MCQ बेस्ड रिवीजन जैसा ही एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, जो है कैप यानी कि करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सेशंस होंगे जो कि न्यू आर्टिकल्स और सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिकेशंस को कवर करेंगे, जिससे आपको हर एक सोर्स को सेपरेटली कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही वीडियो सेशन में आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन रोज का रोज कवर होगा। और रिवीजन के लिए आपको उसी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड PDFs भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे आपको रिवीजन के लिए भी अलग से कोई सोर्स ना ढूंढना पड़े। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,500 के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड AG Live। तो अब पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ आप भी कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से श्रीलंका की बिगड़ती इकोनॉमी की खबर हम न्यूज में देख रहे हैं। श्रीलंका के इकोनॉमिक टर्मोइल के पीछे डेट क्राइसिस एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हैवी टैक्सेस कट्स, कोविड के कारण टूरिज्म और रेमिटेंसेस में भारी गिरावट आना और न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग से लो प्राइस यील्ड मिलने पे इन्फ्लेटेड प्राइस पर राइस इंपोर्ट करना, ऐसे कुछ रीजंस हैं जिनके चलते श्रीलंका कर्ज में डूबता चला गया और फॉरेन रिजर्व्स भी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। श्रीलंका आज लगभग $51 बिलियन के कर्ज में डूबा हुआ है, जिसके चलते उसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी मदद की गुहार लगाई है। मार्च 2022 तक इंडिया ने भी अपने रेपुटेशन को बरकरार रखते हुए श्रीलंका को डिफरेंट फॉर्म्स में फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की है, जिसमें $1 बिलियन क्रेडिट फैसिलिटी, $400 मिलियन RBI करेंसी स्वैप, $0.5 बिलियन लोन का पोस्टपोनमेंट और लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में $0.5 बिलियन शामिल है। खैर, एक्सपर्ट्स के लिए सबसे हैरानी वाली बात यह है कि श्रीलंका के कर्ज में लगभग $11 बिलियन का कर्ज केवल चाइना के BRI प्रोजेक्ट द्वारा जोड़ा गया है, जो श्रीलंका में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडरगोइंग है। अपने गहरे रिश्ते और इन BRI प्रोजेक्ट्स के कारण श्रीलंका ने पहले चाइना से $2.5 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी थी, जिसके जवाब में चाइना ने श्रीलंका को IMF से मदद मांगने के लिए प्रोत्साहित किया था। साथ ही चाइना से मदद मांगने के कई हफ्तों बाद चाइना अर्जेंट इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में केवल $31 मिलियन देने के लिए रेडी हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि इस एड को
कमोडिटीज के रूप में श्रीलंका तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें 5000 टन ऑफ राइस, फार्मास्यूटिकल्स, प्रोडक्शन मटेरियल्स और अन्य दूसरे एसेंशियल शामिल हैं। हालांकि इकोनॉमिस्ट के अनुसार श्रीलंका को इस समय क्राइसिस से निकलने के लिए कैश की सबसे अधिक जरूरत है। चाइना के इस कॉशियस और अंडरवेलमिंग अप्रोच को लेकर फॉरेन एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स तक हैरान हैं, क्योंकि श्रीलंका और चाइना के बीच कई दशकों से अच्छे संबंध रहे हैं। इनफैक्ट श्रीलंका के सिविल वॉर के फाइनल फेज के दौरान श्रीलंका ने चाइना के रूप में एक नया दोस्त पाया था, जिसको उस समय श्रीलंका के एलिज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और अनसस्टेनेबल बोरिंग से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। आज भी लगभग $6.5 बिलियन की लेंडिंग के साथ चाइना श्रीलंका का लार्जेस्ट डोनर माना जाता है। इतना ही नहीं, 2020 में फाइनेंशियल हेल्प देने के मकसद से चाइना ने इजीली श्रीलंका के साथ $1.5 बिलियन का करेंसी स्वैप डील करते हुए उसे $1 बिलियन का लोन भी दिया था। उस समय चाइना का ये रवैया देखने को नहीं मिलता था, पर सवाल ये उठता है कि क्या चाइना ने श्रीलंका से केवल दिखावे और मतलब की दोस्ती की थी? आखिर 2022 आते आते चाइना के तेवर श्रीलंका की तरफ बदलते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? आइए अपने अगले सेक्शन में उन रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से चाइना आज श्रीलंका का साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स के अनुसार चाइना पिछले कुछ वर्षों से अपने एक्सटर्नल लेंडिंग पे पुनर्विचार कर रहा है, और क्योंकि उसके बैंक्स ने रियलाइज किया है कि वो ऐसे कई देशों के साथ हैवी डेट कैरी कर रहे हैं जिनकी रीपे करने की संभावनाएं काफी लिमिटेड है। फिलहाल जिबूटी, किर्गिस्तान, लाओस, मालदीव्स, मंगोलिया, मॉन्टेनेग्रो, पाकिस्तान और तजिकिस्तान 8 ऐसे देश हैं जिन्हें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वॉल्व करके चाइना ने हैवी लोन्स देकर अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा रखा है। अगर ये कंट्रीज लोन्स रीपे नहीं कर पाती तो चाइना को हैवी लॉसेस फेस करने होंगे, और इसीलिए श्रीलंका द्वारा लोन्स रीपे ना करने के कारण चाइना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है और फाइनेंशियल हेल्प देने से भी कतरा रहा है। कुछ रिपोर्ट से ये भी ओपिनियन है कि चाइना को इस बात की चिंता है कि अगर चाइना श्रीलंका की मदद करता है तो ये उसके लेंडिंग प्रैक्टिसेस में एक नया प्रेसिडेंट क्रिएट कर देगा, जहां बाकी इंडेटेड नेशंस भी बैंकरप्सी से बचने के लिए उसी से फाइनेंशियल एड मांग सकते हैं। और इस समय चाइना इंडेटेड कंट्रीज के साथ जिन्होंने भारी मात्रा में चाइनीज बेल्ट एंड रोड लोन्स लिए थे, उनके साथ नेगोशिएशंस इनिशिएट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा चाइना की खुद की बिगड़ती इकोनॉमिक सिचुएशन के कारण चाइना मॉनेटरी हेल्प या डेट लेने से पीछे हट रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को सुधारने के लिए उसे अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से डेट देने का स्कोप काफी कम हो जाता है। अर्ली 2020 से कोविड महामारी ने चाइना को अपनी चपेट में लिया है, जिसके कारण उसे टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल हब्स ऑफ शंघाई और शेंजन को भी शट डाउन करना पड़ा था। कोविड रेस्ट्रिक्शंस, हाउसिंग स्लम्प और वीक डिमांड के कारण चाइना की ग्रोथ काफी अफेक्टेड हुई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की तुलना में मई 2020 के रिटेल सेल्स में लगभग 7% की गिरावट देखी गई है। जहां 2021 में चाइना की ग्रोथ रेट 8% के करीब थी, वहीं 2022 के लिए चाइना ने 5.5% तक ही टारगेट सेट किया है, जो कई इकोनॉमिस्ट के अनुसार अचीवेबल नहीं है। इसके अलावा मई में चाइनीज बैंक्स ने 1.89 ट्रिलियन युआन यानी लगभग $281 बिलियन न्यू लोन्स के रूप में एक्सटेंड किए थे, लेकिन इनमें से 38% शॉर्ट टर्म बिल फाइनेंसिंग के फॉर्म में थे, जिसका मतलब ये हुआ कि रियल क्रेडिट डिमांड अभी भी वीक चल रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर भी शी जिनपिंग एक कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने नवंबर 2021 के एक हाई लेवल बेल्ट एंड रोड सिंपोसियम के दौरान और अधिक कॉशियस अप्रोच की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट भी किया था। उनका मानना था कि रिस्क प्रिवेंशन और कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट करना अब काफी जरूरी हो गया है। उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्टिसिपेंट से फॉरेन कोऑपरेशन के लिए स्मॉल बट ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी देने और डेंजरस और क्योटिक प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करने की बात कही थी। यूएस बेस्ड कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरीज एड डेटा ग्रुप के रिसर्चर्स की एक न्यू रिपोर्ट के अनुसार बीआरआई को लेकर चाइना इतना कॉशियस इसलिए हो रहा है क्योंकि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के पॉलिसी मेकर्स बढ़ती संख्या में ओवर प्राइसिंग, करप्शन और डेट सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स के कारण हाई प्रोफाइल बीआरआई प्रोजेक्ट्स के प्रति इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वाले देश की सहायता करने के लिए चाइना की क्षमता लिमिटेड है, क्योंकि चाइना की फाइनेंशियल असिस्टेंस लगभग हमेशा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से जुड़ी होती है, बल्कि चाइना के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस ना करने की पॉलिसी के तहत वो नेशंस को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने में भी एडवाइस नहीं दे सकता। वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना तो वैसे भी इन कंट्रीज को नेचुरल अलाइज नहीं मानता,
इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रीज की किसी मुसीबत में चाइना एक मददगार पार्टनर साबित नहीं होगा। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स तो हेल्प ना करने की इस नीति को चाइना का कोई बड़ा गेम प्लान बता रहे हैं। रिपोर्ट्स बिलीव करते हैं कि चाइना श्रीलंका की कर्ज ना चुका पाने की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। माना जा रहा है कि चाइना डेट टू इक्विटी स्वैप और श्रीलंका में लैंड एक्वायर करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। श्रीलंका के डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके चाइना श्रीलंका में चल रहे प्रोजेक्ट्स पे अपनी ओनरशिप आसानी से ला पाएगा। दूसरी तरफ ये भी आर्गुमेंट रेज किया जा रहा है कि हम्बनटोटा पोर्ट चाइना की ओनरशिप में होने के बावजूद चाइना को कुछ खास फायदा नहीं दे रहा है, जिसके चलते हो सकता है चाइना डेट टू इक्विटी स्वैप का भी इंतजार ना कर रहा हो, बल्कि अपना कोई फायदा ना दिखने के कारण श्रीलंका को बचाने का कोई प्लान ही ना हो। कुछ रिपोर्ट्स ये भी मानते हैं कि चाइना कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ श्रीलंका की मदद करना चाहता है, जहां वो अपने कंडीशंस रख के श्रीलंका को फाइनेंशियल एड देना चाहता है। उदाहरण के लिए श्रीलंका की तरफ से चाइना श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA के स्लो प्रोसेस के कारण चाइना अब थक चुका है, जिसके चलते चाइनीज प्रीमियर ली केचियांग ने FTA और चाइनीज एड को डायरेक्टली लिंक करते हुए 22 अप्रैल 2022 को श्रीलंकन प्रेसिडेंट महिंदा राजापक्सा से कहा था कि जबकि चाइना श्रीलंका की आर्थिक दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखता है और उसकी मदद करने के लिए भी उत्सुक है, लेकिन म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड पे नेगोशिएशन और साइनिंग का अर्ली स्टार्ट होना जरूरी है। FTA पे श्रीलंका और चाइना के बीच 2015 से बातचीत चल रही है, जिसके तहत चाइनीज प्रोडक्ट्स श्रीलंका में भारी मात्रा में इंपोर्ट किए जाएंगे। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए राजापक्सा ने भी मीडिया में एश्योरेंस दिया है कि श्रीलंका फाइनेंस, इकोनॉमी, ट्रेड और टूरिज्म में चाइना के साथ कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करने के साथ साथ FTA को भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन FTA में किसी तरह की भी एडवांसमेंट श्रीलंकन सरकार में विवाद पैदा कर सकती है, क्योंकि राजापक्सा की श्रीलंकन गवर्नमेंट डोमेस्टिक ट्रेड और इंपोर्ट्स पे खुद की पॉलिसीज ही मेंटेन करके रखना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजापक्सा के फैमिली पोर्टफोलियो के तहत कई बिजनेसेस सिग्निफिकेंट इंपोर्ट ड्यूटी से लाभ उठाते हैं और श्रीलंका चाइना FTA से इन ड्यूबियस प्रैक्टिसेस में अधिकांश इरेडिकेट हो जाएंगे। इसीलिए मिनिस्ट्रियल पोजीशंस पे मौजूद राजापक्सा के फैमिली मेंबर्स इस FTA को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस FTA से संबंधित एक मुद्दा ये भी है कि श्रीलंका की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव इंपोर्ट से डील करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। कई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स अंडर इन्वेस्टेड हैं, जो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए आज भी ब्रिटिश पीरियड की एंटीक टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते आए हैं। ऐसे में यदि FTA द्वारा चाइनीज इंपोर्ट्स श्रीलंकन मार्केट को फ्लड करते हैं तो ये बिजनेसेस बिल्कुल ठप पड़ जाएंगे और ये राजापक्सा गवर्नमेंट के पॉलिटिकल करियर के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। एक्सपर्ट्स ये भी तर्क देते हैं कि हो सकता है श्रीलंका की तरफ से चाइना की हेल्प को मच डिजर्व्ड एप्रिसिएशन न मिलने के कारण चाइना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। चाइना ने अपने BRI के हिस्से के रूप में 2013 से श्रीलंका में अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स एंड पावर स्टेशंस का निर्माण शामिल है। श्रीलंका के फॉरेन डेट में चाइनीज कर्ज की हिस्सेदारी 10.5% है। चाइना को लगता है कि सरकारी और राजनीतिक क्षेत्र में इसकी कोई सराहना नहीं हो रही है। चाइना मदद ना करके अपनी फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी जाहिर कर रहा है क्योंकि कोलंबो पोर्ट सिटी, हम्बनटोटा पोर्ट और अन्य BRI इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, जिसके चलते कैश फ्लो जनरेट नहीं हो पा रहा है। फॉर इंस्टेंस, कोलंबो पोर्ट सिटी, जिसे चाइना इन्वेस्टमेंट द्वारा डेवलप किया जा रहा था, अभी तक बिना किसी ऑफिस ब्लॉक्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के बंजर जमीन की तरह पड़ा हुआ है, जिसके कारण चाइना अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स प्राप्त नहीं कर पाया है। दोस्तों, यदि किसी को जरूरतमंद की हेल्प नहीं करनी होती तो उसके लिए रीजंस तो अनेक मिल जाते हैं और आज चाइना कई एक्सक्यूजेस और शर्तों के थ्रू श्रीलंका की मजबूरियों का फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है। जहां श्रीलंका IMF से पहले चाइना से मदद मांगना प्रेफर कर रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि उसे मदद फौरन मिल जाएगी, वहीं चाइना ने उसकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। श्रीलंका को बिना देर किए IMF से क्लियर टर्म्स पे हेल्प मांगनी चाहिए। इंडिया तो कई क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू श्रीलंका की मदद कर ही रहा है, लेकिन अब इंडिया को अपनी पावरफुल डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाते हुए अपने पड़ोसी देश की मदद करने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी मुसीबत के समय में ही भारत एक सच्चे और रिलायबल फॉरेन पार्टनर के रूप में उभरने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस जहां पे हमने डिस्कस किया कि आखिर क्यों चाइना ने श्रीलंका को मुसीबत के वक्त कंप्लीटली छोड़ दिया है। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो का रेलेवेंस UPSC मेंस GS2 पेपर के हिसाब से काफी ज्यादा है, इसीलिए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे जिसे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ कैन वर्ल्ड लीडर्स
come together to save low and middle income countries from China's debt trap diplomacy. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।